गुड मॉर्निंग। कल हमने शुक्र में जिस विषय पर डिस्कस किया था वो था शासन का उत्तराधिकार। राजा किस किस को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शासक पर किस प्रकार के नियंत्रण हमेशा बने रहते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि नीति और धर्म का नैतिक नियंत्रण राजा पर होता है, शासकीय अभिकरणों का नियंत्रण, मंत्रणा का नियंत्रण उस पर होता है, और शासकीय दायित्वों की उपेक्षा करने और शक्ति का दुरुपयोग करने से राजा के नष्ट होने का खतरा होता है। राजा को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। जनता और जनमत का नियंत्रण भी राजा पर बना रहता है, और जनता व जनमत का विरोध करने पर या उसकी उपेक्षा करने पर जो राजा है उसे उसका पद छोड़ना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे शासन का जो संगठन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कौटिल्य ने माना है, कौटिल्य ने स्वीकार किया है कि शासन के प्रथम कड़ी में सबसे पहला जो व्यक्ति है, सबसे पहला जो पद है वो है पुरोहित का। उसके बाद दूसरा जो पद है वो है प्रतिनिधि का, तीसरा पद है प्रधान का, चौथा पद है सचिव का, पांचवा पद उसने माना है मंत्री का, 6 नंबर पर जो पद है वो है प्राग विभाग का, और 7 नंबर पर पंडित, 8 नंबर पर है सुमंत्र अमात्य, उसके बाद सबसे अंतिम जो कड़ी है वो है दूत। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 10 पदों के लिए जो योग्यताएं उन्होंने स्वीकार की है वो 10 योग्यताएं या 10 तरह के पदों की योग्यताएं बिल्कुल डिफरेंट योग्यताएं हैं। सबसे पहला पद है पुरोहित का। पुरोहित के लिए उन्होंने माना है कि मंत्रों के अनुष्ठान के द्वारा कार्य को जो सिद्ध करने की क्षमता है, वेदों का ज्ञान देने की क्षमता, कार्य को शीघ्र करने की प्रवृत्ति, जितेंद्रियता, क्रोध पर विजय रखने का गुण, लोभ और मोह से रहित होना, और धनुर्विद्या का ज्ञान, धर्म और अर्थ का ज्ञान, नीतिशास्त्र का ज्ञान, शस्त्रों का ज्ञान, सभी शस्त्रों के संचालन का ज्ञान जिस व्यक्ति में होगा वो पुरोहित के पद पर आसीन होने की क्षमता रखेगा। पुरोहित ऐसे नैतिक गुणों से नीत होना चाहिए या ऐसे गुणों से भरपूर होना चाहिए जिससे कि वह शासक को उसके गुणों व अवगुणों का बोध करा सके और नीति का पालन करवाने हेतु शासक पर नैतिक प्रभाव स्थापित कर सके। यहाँ जो बेसिक चीज़ है, शासक को गुणों और अवगुणों का ज्ञान करा सके या अच्छी या बुरी बात का ज्ञान दे सके। मंत्री की भूमिका को ग्रंथ में मुख्यतः परामर्शदात्री माना गया है। मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि वे उचित परामर्श देने हेतु निपुण हो, साथ ही वो निर्भीक हो और नीति का पालन करवाने हेतु शासक पर नैतिक प्रभाव स्थापित करते हों, साथ ही प्रिय अप्रिय दोनों प्रकार के परामर्श राजा को देते हों, और मंत्रियों के परामर्श के बाद ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग व प्रजा का कल्याण जो है वो डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये कि यदि मंत्री सही जानकारी राजा को नहीं देते हैं तो जनता का हर कार्य प्रभावित होता है। मंत्री पद पर होने के बाद में जो तीसरा पद है वो है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि करने योग्य व नहीं करने योग्य कार्यों का भलीभांति ज्ञान रखने की अपेक्षा राजा उससे कर सकता है। मतलब कौन सा कार्य है जो करना ज़रूरी है, कौन सा कार्य है जो नहीं करना है, इस बात की जो जानकारी है वो प्रतिनिधि के पास होगी। शुक्र ने प्रधान को शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता की क्षमता रखने की अपेक्षा की है। सचिव से सैन्य संचालन का भलीभांति ज्ञान रखने की अपेक्षा की गई है। प्राण विभाग हेतु लोक व्यवहार व शास्त्रों व विधि के ज्ञान व उनमें आस्था होना आवश्यक बताया है। शुक्र नीति में देश और लेख के विषय में जो भलीभांति जिसकी जानकारी रख सकता है वह व्यक्ति अमात्य होगा, और दूत जो होगा वो चेष्टा को समझने वाला होगा, संधि विग्रह यान आसन संशय द्विधि भाव का ज्ञान रखने वाला होगा, उचित व्यवहार का ज्ञान रखने वाला होगा, और बोलने में चतुर व निर्भीक व्यक्ति होगा। अब हम बात करते हैं कि इन सभी व्यक्तियों के दायित्व क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, व्हाट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दिस पर्सन्स। पुरोहित जो व्यक्ति है वो धर्म को सुनिश्चित करना, धर्म व अधर्म के मध्य निर्णय करना, या कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें ये डिसाइड ना हो पाए कि क्या धार्मिक है और क्या अधार्मिक है, तो ऐसे समय पर पुरोहित जो है
वो डिसाइड करेगा कि क्या धार्मिक और क्या अधार्मिक है। साथ ही पुरोहित राजा के आचरण के नैतिक पक्ष पर सतर्क नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब राजा कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। इस बात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात का जो बेसिक ध्यान है, वो पुरोहित को रखना है। उसके बाद है प्रतिनिधि। शासकीय कृत्यों में राज्य के हित साधन व औचित्य के मापदंडों के समुचित पालन को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना गया है। शुक्र ने ये व्यक्त किया है या इस बात की घोषणा की है कि सदैव राजा को ऐसे कार्य करने का परामर्श देना चाहिए प्रतिनिधि को जो हितकारी हो, और ऐसे कार्य करने से रुकना चाहिए जो अहितकारी हो। प्रधान जो है वो राज के कार्यों में उचित व अनुचित का अन्वेषण करेगा और राजा को बताएगा कि समीक्षा करके राज के कार्यों की समीक्षा करेगा, और वो राजा को बताएगा कि क्या सही उन्होंने किया है और क्या गलत उन्होंने किया है। सचिव का यह दायित्व है कि वह सेना से संबंधित समस्त विषयों के संदर्भ में आवश्यक कार्य संपन्न करेगा। मंत्री को समस्त राज्य के कार्यों में राजा को उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी माना गया है। शुक्र नीति में ये कहा गया है कि मंत्री को परिस्थिति और अवसर के अनुरूप संधि, दान, भेद आदि इन सब का उचित व अनुचित बता देना चाहिए और राजा के सामने प्रकट कर देना चाहिए कि वो किस मार्ग पर जा कर के अपने रिलेशनशिप या अपने संबंध स्थापित करे। प्राण विभाग का जो पद है वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर माना जाता है। उसका दायित्व यह है कि वह मुकदमों के प्रमाणों, मुकदमा जो समस्याएं हैं, मुकदमा मीन्स दो पक्षों में जो वाद विवाद है उसका प्रत्यक्ष अनुमान करेगा। दृष्टांत का मतलब है साक्ष्य को देखेगा और नीति के अंतर्गत जो लिखा गया है उसके आधार पर सही और गलत का निर्णय करेंगे। पंडित के लिए यह कार्य बताया गया कि प्रजा में जो है धर्म का आचरण को पालन कराने का कार्य सुनिश्चित करे और सभी वर्गों में धर्म जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध है उनको नियमित करता रहे या उनमें इस बात की जानकारी देता रहे कि कौन किस वर्ग का कार्य नहीं करेगा और कौन अपने वर्ग का कार्य संपन्न नहीं कर रहा है। सुमंत्र का मुख्य कार्य उत्पादन, उपभोग तथा बचे हुए उत्पादन के संबंध में जानकारी रखना है। प्रोडक्शंस कितना हुआ राज्य में, हमने कितना कंजप्शंस किया और कितना हमारे पास धन, धान्य या पैसा बचा है, उसकी जानकारी सुमंत्र को रखनी है और राजा को वो प्रतिवेदित करेगा। प्रतिवेदित का मतलब होता है जानकारी देगा राजा को कि कितना हमने कमाया और कितना हमने खर्च किया है। और अमात्य जो है, अमात्य राजस्व विभाग का सर्वोपरि विभाग का व्यक्ति होगा। वह सभी नगरों, ग्रामों व वनों की संख्या की जानकारी रखेगा, कुल भूमि की जानकारी रखेगा, उत्पादन का लेखा जोखा रखेगा और कितनी भूमि है जो उपजाऊ है, कितनी भूमि ऐसी है जिसको हमने जोता नहीं है, प्रत्येक वर्ष में हमें कितना शुल्क दंड से मिला, कितना हमने लाभ कमाया, कितना वृक्ष हमने काटे या कितने वृक्ष हमने लगाए, कितनी खनिज संपदा हमारे राज्य में है और कितना धन संपत्ति ऐसी है जो राज्य में लावारिस पड़ी है। इन सब की सूचनाएं रखने का कार्य अमात्य करेगा। और सबसे अंतिम जो कड़ी है दूत का कार्य है दूसरे राज्यों से के संबंध में जानकारी को प्राप्त करना और उन जानकारियों को राजा तक पहुंचाना, क्योंकि दूसरे राज्यों से जो संबंध स्थापित होंगे, जो संबंध बनेंगे, उसका मूलभूत कड़ी जो है वो है दूत। आज के लिए बस इतना। अगली क्लास के लिए हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा अधिकारियों के दायित्व, अधिकारियों पर नियंत्रण और अधिकारियों के लिए किस तरह की आचार संहिता और वेतन श्रृंखला शुक्र बताते हैं।